आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हम ये जानते हैं कि कोई भी दो चीज़ आपस में कंबाइन हो सकती है और एक तीसरी चीज़ बनाती है। केमिस्ट्री में दुनिया भर के रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। कोई दो भी चीज़ आपस में कंबाइन हुई, तीसरी चीज़ बनी, चौथी चीज़ बनी, पांचवी चीज़ बनी, एक से ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वो दो चीज़ें जो हैं वो कैसे मिल जाती हैं, ठीक है, और मिल करके एक तीसरी चीज़ कैसे बना देती हैं। क्या ज़रूरी है कि हम दो एलिमेंट आमने सामने रखें या दो कंपाउंड रखें तो आपस में केमिकली रिएक्ट करें, आपस में कंबाइन हो और एक थर्ड चीज़ बनाएं, ठीक है। तो क्यों मिलती हैं, इसका जवाब तो ये है कि वहाँ पर कुछ फोर्सेस काम करते हैं। फोर्स की वजह से कोई चीज़ आपस में कंबाइन होता है, मिलता है, ठीक है। अच्छा, हम बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस इसमें पढ़ते हैं, बहुत टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, यानी चीज़ें अलग अलग तरीके से आपस में कंबाइन होती हैं। तो कुछ ना कुछ इनका रूल होगा, एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करवाने का, दो कंपाउंड्स को आपस में कंबाइन करवाने का, दो एटम को आपस में कंबाइन करवाने का। यानी अलग अलग टाइप के कंपाउंड अगर हमको नेचर में मिलते हैं तो जाहिर सी बात है ये जब मिल करके बने होंगे तो ये जो इनके मिलने का तरीका है, ये तरीका भी अलग अलग होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, यही है ना, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बहुत तरह के कंपाउंड आपको नेचर में मिलेंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि कार्बन ऑक्सीजन फिक्स्ड रेशियो में मिले, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2। वही कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे रेशियो में मिले, फिक्स रेशियो में, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं, CO। समझ आया? तो एक जगह मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं, एक जगह कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन ही। तो जब कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों नहीं बनती, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बन जाती है? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? इसी तरह से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिले तो कभी हम देखते हैं अल्कोहल बन गया, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कभी हम देखते हैं कीटोन बन गया, लेकिन मिल रहे हैं वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है जी। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि कभी भी दो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं तो एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड बना सकती हैं। और अगर हमको नेचर में एक से ज़्यादा तरह के कंपाउंड दिखते हैं तो इसका मतलब है ये मिलने वाली जो प्रक्रिया थी ये अलग अलग थी, तभी ना कार्बन ऑक्सीजन मिलके एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दिखे और वही कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में दिखते हैं। तो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं, मिल तो दो मेंबर, वही सेम मेंबर मिल रहे हैं ना, कार्बन और ऑक्सीजन। समझ गए बात? तो जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम मेंबर हैं, सेम चीज आपस में कंबाइन हो रही है, तो अलग अलग कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? तो आंसर है इनके मिलने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो कोई ना कोई लॉ जरूर होगा जिसको फॉलो करके ये आपस में कंबाइन करते होंगे, या कोई ना कोई लॉ ऐसा जरूर होगा जो ये एक्सप्लेन करेगा कि ये मिले तो इस तरह का कंपाउंड बना, ये मिले तो दूसरी तरह का कंपाउंड क्यों बन गया। इसको जरूर कोई ना कोई लॉ एक्सप्लेन करता होगा। उसी लॉ को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये समझ आया कि दो चीजें क्यों आपस में मिलती हैं और क्यों मिल करके एक तीसरी चीज बनाती है। अब दो एलिमेंट अगर सेम है, वो आपस में कंबाइन होती है तो एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बन सकते हैं उन्हीं दोनों एलिमेंट के कारण। समझ आया? तो जब दो एलिमेंट सेम है तो एक तरह का कंपाउंड बनना चाहिए ना, लेकिन एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनते हैं, तो क्यों बनते हैं? कौन से ऐसे नियम हैं कि किसी नियम का ये पालन करके मिले तो एक तरह का कंपाउंड बने, किसी दूसरी तरह का नियम का पालन करके मिले तो दूसरी तरह का कंपाउंड बने? तो कोई ना कोई नियम जरूर इनके पीछे काम करता है। उन्हीं नियम को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी दो या दो से ज्यादा चीजें मिल करके केमिकल रिएक्शन करती हैं, किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन, है ना। उस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉ होते हैं, उन लॉ को अपन क्या बोलते हैं? बोलिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ आया? केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है कि कभी भी दो चीजें मिलाइए, तीसरी चीज बनेगी। अब वो तीसरी चीज कुछ भी बन सकती है ना, जरूरी थोड़ी ना हर बार वही चीज बनेगी, है ना। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ नियम है, कुछ ना कुछ लॉ हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कब किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरह की चीजें बनेंगी। उन्हीं लॉस को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, समझ आया? अब इसको आप चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हो। ओके, लिख लो एक लाइन में इसको।
द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड, कुछ भी। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर governed by some rules or some laws. These laws are known as laws of chemical combination. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बोलिए बोलिए। कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जरूर किसी न किसी लॉ के कारण होता होगा, और हर तरह के केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ हम यूज़ करेंगे उस लॉ को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में क्यों मिले, है ना, और एक तीसरी तरह का पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड क्यों बना। ठीक है, दूसरी बार हम उसी सेम एलिमेंट को मिलाएंगे तो एक अलग तरह का कंपाउंड बनेगा, तीसरे तरह का कंपाउंड बन जाएगा, तो वो क्यों बनता है उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। समझ आया? अच्छा, इसके लिए हमने बहुत कैटेगरी में बनाया है, 4-5 कैटेगरी में हमारे पास लॉ हैं। अब इसमें से जो शुरू के 4 लॉ आएंगे कि क्यों दो चीज़ें कंबाइन होके तीसरी चीज़ बनती है, स्टार्टिंग के 4 लॉस जो होंगे वो सिर्फ मास के ऊपर बेस्ड होंगे। किसके बारे में बात करते होंगे? मास। ठीक है, और लास्ट वाला जो लॉ आएगा वो गैस के ऊपर बात करेगा, और गैस जब भी आएगी तो याद रखिए हमेशा उसके वॉल्यूम के बारे में बात होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में लास्ट वाला लॉ डील करेगा। स्टार्टिंग के 4 लॉ किसके लिए डील करेंगे? मास के लिए डील करेंगे, मास ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो कौन कौन से लॉ हैं देखिए। सबसे पहला हमको पढ़ना है लॉ ऑफ, क्या है जी? कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ, याद है नाम इनके? लॉ ऑफ, क्या है बोलो? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या उसको कांस्टेंट कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हो, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी, फिक्स प्रोपोर्शन भी। डेफिनेट यानी क्या होता है? फिक्स। ठीक है, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट या फिक्स प्रोपोर्शन। कंपोजिशन भी बोल सकते हैं उसको। अगला तीसरा लॉ है हमारा, दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और पांचवा है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस, या इसी को बोल सकते हैं आप गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये
तो ये 5 तरह के लॉ हमको बेसिकली पढ़ने हैं। स्टार्टिंग के 4 मैंने आपको बताया कि ये जो स्टार्टिंग के 4 रहेंगे ये किसके साथ डील करते हैं, मास के साथ, ठीक है ना। सो फर्स्ट 4 लॉस डील्स विथ मास ऑफ द मटेरियल, मास बोल लीजिए, वेट बोल लीजिए, ठीक है, मास के साथ डील करते हैं। और लास्ट वाला जो लॉ है वो वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ डील करता है। तो ये 4 तरह के लॉ स्टार्टिंग के याद रखिए अलग से आप, और 5वां अलग से याद रखिए, ठीक है, हो गया ये। अब 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करते हैं। तो थोड़े थोड़े इसके कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे और थोड़े थोड़े एक एक न्यूमेरिकल से इसको समझते जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप बनाएंगे तो चीज़ें प्रैक्टिकल होती जाएंगी। हम अपना नॉलेज प्रिपेयर कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे न्यूमेरिकल में, ताकि पता चलेगा जो पढ़े हैं उसका मतलब क्या है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये नोट करें। पहला लेते हैं अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टार्टिंग की 2 लाइनें जो रहेंगी वो हमेशा हम हिस्टोरिकल लिखेंगे, यानी जिसने वो लॉ दिया और जिस सन में दिया, जिस ईयर में, उनके ऑनर में हम ये 1-2 लाइन लिखा करेंगे हर लॉ में, जितने भी लॉस आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको आपको याद करना है या आपके लिए ज़्यादा बोझ है, बर्डन है, ठीक है। ये उनके ऑनर में हम उनकी याद में लिखेंगे जिन्होंने ये लॉ दिया है। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता ये कि कौन देता है, ठीक है, याद रहेगा, हाँ, लेकिन उनके ऑनर में हम इसको ज़रूर कोट किया करेंगे। ओके, दिस लॉ इज़ गिवन बाय बेसिकली लोमनोसॉफ इन 1756, ठीक है। बाद में उसको कंफर्म किया एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, जिसको बोलते हैं एंटोनी लॉरेंज लेवाइजर, और लैंडोल्फ वगैरह ने बाद में इसको कंफर्म किया कि हाँ ये ठीक नियम है। कब बना था? 1756, 1789 है ये, 89, ठीक है। ओके, अब लॉ क्या है ये समझो। देखो, लॉ है according to this law matter can neither be created nor destroyed during any physical or chemical change, any physical or chemical change. Matter can neither be created nor destroyed. Matter, मास किसके पास होता है? मैटर के पास। मास हर मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कोई उसको मास दे नहीं सकता, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। नेचर जब मैटर को बनाती है तो मास उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। मास ऐसा कोई गुण नहीं है जिसको कोई दे सके। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको मास ट्रांसफ़र कर देता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मास देने के लिए मैटर को देना पड़ेगा, क्योंकि मैटर वो है जो इस गुण को धारण करता है, ठीक है। तो मास क्या चीज़ है? मैटर, सॉरी, मास क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी है, गुण है एक, ठीक। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर का मतलब यहाँ मास से है ना, क्योंकि मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसका मास भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैटर समझ रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल कर दो ना, पार्टिकल कर दो, एक मटेरियल को तोड़ के पार्टिकल हुआ, ये क्या है? मटेरियल, पार्टिकल। अगर आप इस मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उसका मास भी खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मास है, कि मास न कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना क्रिएट हो सकता है। नेचर ने जितना मास बना दिया है पूरे यूनिवर्स का, जो भी मास है वो मास कंजर्व रहता है। इसका मतलब मीनिंग समझ में आया इस सेंटेंस का? तो मास न लिख के वहाँ क्या लिखा हुआ है? मैटर। बात तो वही है, मैटर डिस्ट्रॉय होगा तो उसका मास भी खत्म हो जाएगा, मैटर पैदा होगा तो नया मास भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि मैटर ही वो है जो मास को क्या करता है? कैरी करता है, धारण करता है। ये समझ आया? ओके, अब ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना, ये पुराना सेंटेंस है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
फिजिकल चेंज वो होता है जिसको हम आंख से ऑब्जर्व कर सकते हैं या किसी भी सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो फिजिकल चेंज कहलाएगा, समझे। और केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस है जो आंख से दिखता नहीं लेकिन हो जाता है, समझ आया, समझ आया। जैसे दूध को अगर हम काफ़ी टाइम तक रख दें बासी, तो वो क्या बन जाता है, कर्ड, दही बन जाता है ना। तो पहले तो दूध था, बाद में प्रोडक्ट बदल गया, दही बन गया, तो जरूर कोई ना कोई चेंज आया है। क्या वो चेंज आप ऑब्जर्व किए हैं, किस तरह से चेंज आया, किसकी वजह से चेंज आया, आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल की केमिकल, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो गया है अंदर, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की वजह से अंदर केमिकल रिएक्शंस हो जाता है, इस वजह से मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। तो ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन हुआ अंदर, समझ आया। एक एसिड लिया, एक बेस लिया, दोनों को मिक्स कर दिए, हमको एसिड अलग दिखता है, बेस अलग दिखता है, दोनों मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद हमको सॉल्ट और वाटर दिखने लग जाएगा। एसिड और बेस खत्म, नहीं दिखेगा, ना कोई एसिड है ना कोई बेस है। जैसे मिक्स करोगे एक सॉल्ट बन जाएगा और थोड़ा सा पानी बन जाएगा उसमें, ये समझ आया या नहीं आया। सॉल्ट कैसे बनेगा, प्रेसिपिटेट के रूप में, सॉलिड के रूप में अलग से दिखेगा उसी पानी के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस लीजिए, मिला दीजिए, अब ये तो एक ही बर्तन में मिले हैं ना, इसी बर्तन में आपको सॉलिड हिस्सा दिखेगा, वो होगा सॉल्ट, और इसी बर्तन में आपको पानी दिखेगा, वो होगा वाटर। तो सॉल्ट और वाटर क्रिएट हो गए, पुराने एसिड और बेस कहाँ गए नहीं मालूम। तो ये क्या हुआ, कौन सा चेंज आया, आपको दिखा कैसे कैसे बदले, नहीं दिखा, कौन सा चेंज आया, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। इसी तरह से दो तरह के चेंज पॉसिबल हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। किसी भी टाइप का चेंज कीजिए, चाहे फिजिकली किसी चीज को चेंज कीजिए, चाहे केमिकली चेंज कीजिए। केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शंस करवाइए। मास कभी चेंज नहीं होता मटेरियल का, जो मास पहले है, चेंज होने से पहले जो मास रहेगा, चेंज होने के बाद भी उतना ही मास मिलेगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि अगर चेंज होने के पहले 10 ग्राम था मटेरियल और कोई किसी भी टाइप का चेंज आया, चाहे फिजिकल चाहे केमिकल, चेंज होने के बाद 9 ग्राम बचा, हमने तौल के देखा ये 9 ग्राम मास का है, तो सवाल उठेगा 1 ग्राम कहाँ गया, शुरू में तो 10 ग्राम था। और हमारा नियम क्या है, मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, यानी मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो शुरू में 10 ग्राम था, बाद में 9 ग्राम मिला या 11 ग्राम मिल गया, तो हम कहेंगे भैया कहाँ गया 1 ग्राम, ये कहाँ से आया 1 ग्राम अगर 11 ग्राम हो गया तो। क्योंकि अगर आ गया बाहर से तो मैटर पैदा हो गया होगा, उसका मास आ गया, या डिस्ट्रॉय हो गया तो हम बोलेंगे मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, उसका मास चला गया इसलिए कम हो गया। तो मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, न क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए जो मास ऑब्जर्वेशन के पहले होता है वही मास ऑब्जर्वेशन के बाद होता है, चेंज होने के बाद भी। समझ आया, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। अब मैं आपको दोनों तरह की एग्जांपल देता हूं। जैसे पहला फिजिकल चेंज का, फिजिकल चेंज जिसको हम आंख से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कैसा चेंज जी, हमने क्या किया, एक छोटे से बर्तन में आइस लिया, ठीक है, और इसको गर्म कर दिया। गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाटर। ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, है ना। और ये कैसे करना है, एक छोटा सा बर्तन आपको लेना है इस तरह से, ये ठीक है। इस बर्तन में यहाँ पर छोटे छोटे आप आइस पीसेस डाल दीजिए ऐसे, ठीक। और इस आइस का वेट कर लीजिए, पहले तौल लीजिए कितना है। तो सपोज हमने इसको तौला, ये आया 100 ग्राम। कितना बर्फ है, ये 100 ग्राम बर्फ है। और ऊपर से इसको पैक कर देना है, क्योंकि अगर ये खुला रहेगा तब तो वेपर बन के ये उड़ जाएगा, तो मास कम हो जाएगा। ज़्यादा गर्म कर देंगे तो भाप बन के उड़ गया ना, उड़ गया तो वाटर के मॉलिक्यूल कुछ निकल गए, मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो अपना मास भी ले जाएगा, क्योंकि वो तो एलिमेंट है ना। एलिमेंट यानी मटेरियल है, मटेरियल मैटर। अगर मैटर चला गया तो मास भी चला गया, तो मास कम हो जाएगा। इसलिए हम कैसा ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसको पैक कर देते हैं, ठीक है, कॉर्क लगा के। कॉर्क बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते हैं, कॉर्क। ढक्कन बंद कर देते हैं, सील पैक कर दिए इसको, ठीक है। ओके, अब ये आइस था, शुरू में हमने इसको ऑब्जर्व किया, ये आइस है, इसका वेट हमने कर लिया, ठीक है। इसका वेट हमने निकाला, दिस इज मास ऑफ आइस, ठीक। माइस दिखने लग जाएगा, मैं इसको वेट लिख देता हूँ W, तो वाइस दिखने लगेगा। चलो आइस, ये ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म किए,
थोड़ा सा गर्म किए, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पानी, लिक्विड। अब इसको ऊपर हमने उड़ने नहीं दिया, ठीक, बंद डब्बे में हमने इसको गर्म किया। गर्म करेंगे तो जितने मॉलिक्यूल भी वाटर के बनेंगे सब डब्बे के अंदर ही रहेंगे। तो जब ये वाटर बनेगा फिर से हम उसका वेट करेंगे, इसको हमने फिर से नापा, ये कैसा मिलेगा, दोनों का मास कम ज़्यादा कि सेम, बोलिए, सेम मिलेगा ना। और ढक्कन खोल के अगर गर्म करेंगे तो तब तो उड़ जाएगा पानी वेपर बन के, तो उनका वेट तो चला गया, तो फिर ये कम हो जाएगा, आइस ज़्यादा भारी हो जाएगा और वो कम, इसलिए बंद करके ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि बिफोर चेंज ये कैसा था, आइस, चेंज होने के बाद ये क्या हो गया, वाटर बन गया। और बिफोर चेंज आफ्टर चेंज दोनों का मास कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये अपन क्या कर रहे हैं, इसको मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। और मेल्ट करने के पहले ये क्या था, आइस, और मेल्ट करने के बाद ये क्या बन गया, लिक्विड, या ओके वाटर बन गया, दिस इज आफ्टर, ठीक है। तो दोनों केस में इनका मास कैसा रहता है, सेम रहता है। ये तो करके देख सकते हैं हम ना। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज, इसको होता हुआ हम देख रहे हैं, कोई नई चीज नहीं बनती, वो पानी ही रहता है, सॉलिड रहेगा तो भी पानी, लिक्विड बन जाएगा तो भी पानी, वेपर भी बन जाता तो भी पानी ही रहता वो, ठीक है। तो जब कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, अपनी पुरानी पहचान नहीं खोते और कोई चेंज आता है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन जब भी कोई ऐसा चेंज आए जिसमें पुरानी पहचान खत्म, नई पहचान पैदा हो जाए, तो फिर उसको हम कौन सा चेंज मानते हैं, केमिकल चेंज। ये बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल और केमिकल चेंज में। जैसे मैंने मिल्क और कर्ड का एग्जांपल दिया, शुरू में आप पिएंगे तो वो मिल्क लगेगा आपको, लेकिन बाद में जब आप उसको चखेंगे तो फिर वो खट्टा हो गया। क्या मिल्क जैसा लगता है कर्ड, नहीं लगता, तो पुरानी पहचान उसकी खत्म हो गई ना, मिल्क वाली। तो जब भी ऐसा होता है किसी कंपाउंड का पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, नई आइडेंटिटी उसको मिल जाती, नई पहचान मिल जाती है, तो उसमें कौन सा बदलाव आया होगा, केमिकल चेंज आया होगा। और जब आइस को आप चखेंगे तो कैसा लगेगा, पानी पानी, और पिघला के उसको चखेंगे तो पानी पानी। तो क्या पुरानी पहचान खत्म हुई, बोलिए, पहले भी वो पानी था, बाद में भी चेंज होने के बाद भी पानी है। तो जब पुरानी पहचान, पुरानी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ये हो गया जी, समझ आया। और इसी तरह की इसमें ढेरों एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ केमिकल चेंज आपको दिखाता हूं। हाँ, ये लैंडोल्फ साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर एक ट्यूब हम लोग यूज करते हैं। वो ट्यूब ऐसा दिखता है, ओके। ये तो हम ऊपर से इसको बंद रखते हैं कॉर्क को, ताकि बंद एनवायरनमेंट में हमारा एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है। इस ट्यूब को बोलते हैं लैंडोल्फ्स ट्यूब, ठीक, ओके। इसमें हम सॉल्यूशंस लेते हैं थोड़े थोड़े और उनको कंबाइन करते हैं। इसमें हमने सॉल्यूशन लिया एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं पानी के साथ बनाया गया सॉल्यूशन। एक लेते हैं NaCl, एक्वस। एक्वस का मतलब समझ रहे हो, साइड में उसकी हम स्टेट लिख रहे हैं, पानी के साथ मिला करके सॉल्यूशन बना दिए नमक का, NaCl हो गया, ठीक है। एक दूसरा कंपाउंड हम लिए सिल्वर नाइट्रेट, क्या, और ये वाले ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट भर दिए, ठीक है। इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ये भी एक्वस होता है, लिक्विड स्टेट में, जैसे नमक पानी का मिश्रण, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क, क्लोज्ड कॉर्क।
ठीक है। हाँ, अब एक लिम्स में, इसको लिम्स भी पढ़ते हैं ना ट्यूब को, एक लिम दूसरी लिम, दोनों लिम में अलग अलग हमने सॉल्यूशन लिया और अब हम इसको ऐसे हिला देंगे तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा, यहाँ से जा करके ऐसे, यहाँ से जा करके ऐसे हिलाएंगे तो मिक्स होगा ना। इसको हमने मिक्स किया। मिक्स किए मतलब क्या, हम किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, समझे? हम किसका रिएक्शन करवा रहे हैं बोलिए? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर के केमिकल रिएक्शन करेंगे, चेंज आएगा इसमें। और ये कैसा चेंज होगा आपको दिखेगा क्या? नया चीज बना तो किस तरह से चेंज हुआ आप नहीं देख पाओगे, लेकिन यहाँ बर्फ को पिघलते हुए आप देख सकते हो, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ चेंज आया, चेंज आएगा तो क्या बनेगा देखो, दिस विल कम AgCl और NaNO3। दिस इज अगेन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट और AgCl प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये जम जाता है, सफ़ेद सफ़ेद मड जैसा दिखने लगता है। तो जब ये मिक्स होगा तो एक तो सॉल्यूशन बन जाएगा क्या, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिक्विड, और उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद क्या दिखेगा, मट्टी जैसा, मड जैसा, ये आपको सिल्वर क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है, समझ आया? बोलिए। प्रेसिपिटेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड का। ये सारी चीज़ें आपको लैब में करवाते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। ओके, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको यहाँ केमिकल रिएक्शन सिखा रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, केमिकल चेंज होने से पहले कौन कौन सी चीज़ें थी बताइए? सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, यही लिए थे ना, और दोनों को हमने वेट किया बिफोर केमिकल चेंज, दोनों का हमने मास निकाला। ये क्या थे जो आपस में रिएक्ट होने वाले हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो हमने क्या देखा, मास ऑफ रिएक्टेंट निकाला। बाद में जब केमिकल रिएक्शन हो गया, ये दोनों बन गए। अब जब रिएक्शन हो जाएगा तो आपको ये दिखेंगे क्या, वापस नहीं दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा, सिर्फ ये। अब तो ये प्रोडक्ट हो गया ना, और पुरानी चीजें खत्म, पुरानी आइडेंटिटी खत्म, नई आइडेंटिटी आ गई, नई चीज बन गई, प्रोडक्ट बन गया। अब हमने प्रोडक्ट का मास निकाला, और आपको क्या लगता है दोनों मास कैसे होंगे? रिएक्शन के पहले का मास, रिएक्शन के बाद का मास कैसा होगा, कम ज़्यादा कि सेम? बंद कमरे में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बंद ट्यूब में, ठीक है। पहले ये चीज़ें थी अलग अलग लिम में, अलग अलग ट्यूब में, दोनों का वेट हमने किया, आया 100 ग्राम, ठीक है। बाद में हम दोनों को ऐसे मिला दिए, मिलाए तो ये बन गया। रिएक्शन होने के बाद केमिकल चेंज आ गया, केमिकल चेंज होने के बाद फिर से हमने इसका वेट किया, वेट किए तो कितना आया, अगेन 100 ग्राम, लेकिन अब उसमें चीज़ें अलग अलग हैं, नई चीज़ें आ गई हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ये क्या बताता है कि मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, समझ रहे हैं, ठीक है ना। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये समझ आया। इसी तरह करके बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका पत्थर है? चूने का पत्थर, जो पोतने के लिए हम यूज़ करते हैं घर में, खाने के लिए जो चूना यूज़ करते हैं वही है चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, जिससे बना होता है, जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। इसको बोलते हैं डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना। तो ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किए तो ये टूटता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बताओ। आया कि नहीं आया? पक्का? तो अगर ये मैं 100 ग्राम लेता हूँ, ठीक है, और ये बनता है 92.6 ग्राम, तो ये कितना बना होगा बोलिए? 8 पॉइंट का है को होगा 7.4 ग्राम, 7.4
4 ग्राम बना। और इससे क्या पता चला, मास ऑफ रिएक्टेंट यानी मास बिफोर द चेंज 100 ग्राम था, तो मास आफ्टर द चेंज मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना होगा 100 ग्राम। ये समझ गए। तो इस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो इसमें सिर्फ सीखने लायक चीज़ ये है कि किसी भी टाइप का चेंज आए, चाहे फिजिकल चेंज हो रहा हो या केमिकल चेंज हो रहा हो, मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका मतलब है चेंज होने के पहले का मास और चेंज होने के बाद का मास हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? आया। लेकिन ये तब तक वैलिड है जब तक आइंस्टीन ने जन्म लिए थे। कौन? आइंस्टीन। जब आइंस्टीन का जन्म हुआ और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज की, तब उन्होंने बताया कि देखो भाई, जब एटम बम फटता है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, पूरा गांव साफ हो जाता है, पूरा शहर साफ हो जाता है छोटे से बम से। तो उन्होंने बताया कि इतनी एनर्जी, इतनी हीट, इतनी आग या इतना साउंड कैसे आता है। तो आंसर है, उस बम के अंदर थोड़ा सा मटेरियल, m मास का मटेरियल डिस्ट्रॉय होता है। मटेरियल क्या होता है? डिस्ट्रॉय। और वो मटेरियल एनर्जी में चेंज हो जाता है और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो सबने पूछा कितनी एनर्जी निकलेगी, कितना मास डिस्ट्रॉय होने से कितनी एनर्जी निकलेगी। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, इतना मास डिस्ट्रॉय होगा, इतना छोटा सा, तो इतनी एनर्जी निकलेगी। समझ आया कि नहीं आया? या कितनी एनर्जी निकलेगी, ये तो मास बनने का हो गया। तो उन्होंने कहा भाई देखो, इतनी एनर्जी निकलती है। ये छोटा सा मास अगर डिस्ट्रॉय हुआ, डेल्टा एम लिख रहा हूं बहुत छोटे से मास के लिए, बड़ा मास होता तो एम लिख देते, ठीक है। तो थोड़ा सा मास डिस्ट्रॉय हुआ तो कितनी एनर्जी निकलेगी? इतनी एनर्जी निकलेगी। ये इसका नाम एनर्जी रख दिया। ये है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, समझ आया? E = mc², कि अगर m मास डिस्ट्रॉय करते हैं आप तो कितनी एनर्जी निकलेगी उस मास में। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट और उसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी बनेगा क्वांटिटी, इतनी एनर्जी निकलेगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है खुद 3 × 10⁸, उसका भी स्क्वायर करना है तो 10⁻16 हो गया, 9 × 10⁻16। 10⁻16 का मतलब क्या है? किसी नंबर के आगे कैट जीरो लगे हैं, 16। अब उससे इस मास को आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसको आप 0.1 ग्राम भी लोगे, 0.1 ग्राम भी लोगे तो उसके आगे 16 जीरो लगे हैं। उसको आप चेंज भी करोगे तो 2-3 जीरो आगे पीछे एडजस्ट करोगे ना, 14 जीरो, 13 जीरो, 15 जीरो, उतना ही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इमेजिन कीजिए एक नंबर के सामने 15 जीरो लगे हैं तो कितनी बड़ी संख्या बनती होगी, कितना बड़ा क्वांटिटी का एनर्जी बनता होगा, बहुत बड़ा। इतनी एनर्जी निकलती है एटम बम में। तो जब एटम बम फटता है, इतनी एनर्जी निकलती है, तो मास डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ? होता है ना। तो फिर ये तो गड़बड़ा गया। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। वहाँ पर हमने फिजिकल चेंज किया या केमिकल चेंज किया बम के अंदर और वहाँ मास डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये नियम गड़बड़ा गया। तो बाद में इसको करेक्ट किया गया जब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, क्योंकि मास डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? होता है कि नहीं? एटम बम के अंदर होता है। तो बाद में फिर इसको चेंज किया गया कि देखो भाई, मास अकेला डिस्ट्रॉय हो सकता है, बम के अंदर हुआ है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ ठीक नहीं है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, क्योंकि मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एटम बम के अंदर, उसको एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। बाद में इसके प्रूफ भी बने। तो हमने ना फिर जो पहला लॉ बनाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको चेंज कर दिया। हमने ये देखा कि देखो, मास डिस्ट्रॉय होकर क्या बना? एनर्जी बना। तो हमारी इस दुनिया से मास भले खत्म हो गया, लेकिन वो मास किस में चेंज हो गया? एनर्जी में। तो हम ऐसा करते हैं, मास और एनर्जी का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। मास प्लस एनर्जी, इन दोनों का सम, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये कंजर्व रहता है। समझ आया? मास डिस्ट्रॉय होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? एनर्जी में। एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी तो किस में चेंज हो जाएगी? मास में। इन दोनों का सम हमेशा कंजर्व रहता है। तब तो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, होने दो। हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रॉय होकर किस में बदल गया? वो एनर्जी। ये एनर्जी बदल के किस में आ गई? मास में। दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। तो आप इसको एक लाइन में लिख लीजिए। यहां तक नोट हो गया? हाँ, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू, लिखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन स्पेलिंग बन जाएगी, आइंस्टीन।
According to Einstein theory of relativity, E is equal to delta m c square. E is equal to delta m c square. हो गया? Some mass lost. Some mass lost. LOST lost. Some mass lost and convert into energy. And convert into energy. नीचे लिखिए therefore new rule या new law is या modified rule और modified law is, कहाँ से बताऊं, कहाँ तक लिख लिए? E is equal to mc square. Some mass is lost. Some mass is lost. है ना? हो गया? And convert into energy. And convert into energy. हो गया जी? ओके. उसके बाद क्या लिखें? Therefore, modified law is. Modified law is. अब लिखो आगे क्या? लिखिए sum of mass and energy इसकी जगह पर sum of mass and energy, sum of mass and energy during any physical or chemical change, during any physical or chemical change remain constant, remain constant. During any physical or chemical change remains constant. हो गया? लिख लिए? हाँ, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें. ये नोट करें. एक सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, तो पता चलेगा कि आपने जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं. ठीक है? ओके. क्वेश्चन देखो. व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालना है आपको ना. व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, ध्यान से देखो. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने मास का सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करवाएं. कितने मास का सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करवाएं किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ. कितने मास के सोडियम क्लोराइड के साथ? हाँ, 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ कितने मास का सोडियम या सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करवाएं ताकि क्या बने? टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड कितना बन जाए? 14.35 ग्राम एंड 8.85 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट. दो चीजें बनेंगी. एक क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड, और एक क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट. सिल्वर क्लोराइड कितना बनना है? 14.35 ग्राम. सोडियम नाइट्रेट कितना बनेगा? 8.85 ग्राम. ठीक है, तो कितने मास का सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करवाना है? 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ, ताकि इतना और इतना प्रोडक्ट बन सके. ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे. इसका लिख लोगे ना? छोटे छोटे अभी रिएक्शंस आ रहे हैं, बड़े भारी भारी नहीं आ रहे हैं. सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3. और अगर उसके फिजिकल स्टेट आपको पता होते हैं तो साइड में ऐसे लिख दिया करो. लिक्विड स्टेट में होता है सॉल्यूशन. अभी हमने बनाया था ना लैंडॉर्ट्स ट्यूब, उसके अंदर यही रिएक्शंस लिखा था. हाँ, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज NaCl. ये भी एक्वस सॉल्यूशन ले लो, लेकिन इसका मास कितना है? 5.85 ग्राम. ठीक है, तो इससे बनेगा क्या? एक बनेगा सिल्वर क्लोराइड. दिस इज AgCl. ये तो प्रेसिपिटेट है, नीचे बैठ जाता है, वाइट कलर का. समझ रहे हो? ऐसे निशान लगा देते हैं प्रेसिपिटेट जब वाइट कलर का बैठ जाता है. रिएक्शन होने के बाद कोई सॉलिड चीज बनी प्रेसिपिटेट, तो नीचे बैठ जाएगा ना ट्यूब में. भारी चीज, पानी ऊपर रहेगा. तो कोई सॉलिड चीज जब बनती है तो उसको ऐसे दिखाते हैं ये प्रेसिपिटेट है ये. और ये कितना बना? सिल्वर क्लोराइड 14.35 ग्राम. और क्या बना इसके अलावा? सोडियम नाइट्रेट. दिस इज NaNO3. ये भी एक्वस सॉल्यूशन है. और ये कितना बना? 8.85 ग्राम. ये रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो हम ये बोल रहे हैं देखो भाई 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ
कितने मास का सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करवा दें कि वो बन जाए, इतना इतना प्रोडक्ट बन जाए। तो ये अपने को नहीं पता है, तो इसको क्या बोल दिए, कितना रिएक्ट करवा रहे हैं, नहीं मालूम है तो कुछ भी मान लो, क्या x ग्राम। तो जब x ग्राम सिल्वर नाइट्रेट 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के साथ मिला होगा, रिएक्ट किया होगा, तो इतने ग्राम ये बना होगा, इतने ग्राम ये बना होगा। ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सच है, अभी आप मान के चलिए कि मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटम बम नहीं बना है अभी, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर सच है तो बताइए इसका मास कितना होगा। तो इससे क्या समझ में आया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्शन होने के पहला जो रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही मास कब मिलता है आपको, चेंज होने के बाद। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यही होता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। रिएक्टेंट का मास कितना है, इतना प्लस इतना, ग्राम में, और मास का, मास ऑफ प्रोडक्ट का 14.35 और 8.85 ग्राम मास। ठीक है, तो x तो निकालना है, खाली x ही तो इसका मास दिखा रहा है ना, तो बाकी सारे नंबर उधर भेज दीजिए आप। सो x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 8 और 3 11 और 1 12, डेसिमल आ गया, 8 और 4 12 और 1 13। ठीक है, जो बचा था यहाँ पे कैरी, और ये 1 का हो गया 2, और ये उधर चला गया, माइनस हो गया। आ रहा है, समझिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। 10 में से 3 गया 7, ये 1 बचा, इससे 1 ले लिया 12। आंसर बता रहे हो, ओके, ये अच्छा मैंने 3 लिखा है इसको ना, ये 5 है, ओके। हाँ जी बताओ, 10 में से इससे 1 लेके 10 बना, 10 में से 5 गया 5, ओके, ये 1 बचा, 1 से तो जाएगा नहीं, तो 11, 11 में से 8 गया 3, डेसिमल, ये 1 दे चुका था, 2 बचा, इससे लेके 12, 12 में से 5 गया 7, और ये 1 बचा, यही है, इतना ही आ रहा है, बोलिए। हाँ जी, तो 17.35 ग्राम का जब सिल्वर नाइट्रेट 5.85 ग्राम के सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तब इतने इतने कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने किससे निकाला, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से बनाया। ठीक है जी, हो गया, ये नोट करो इसको।